महाविद्यालय जाना ही नहीं चाहते हैं बच्चे, और उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि हम दिल्ली में, पटना में, कोटा में अपने बच्चों को वहीं रखें, यहाँ से खाली हम डिग्रियां हासिल करें। मैं तो आह्वान करता हूँ अभिभावकों को कि आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजिए। अगर पढ़ाई नहीं होगी आपके भेजने के बाद तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। अगर अनुकूल नहीं हुई या पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो पाई तो वैसे बच्चों को आगे से मैं फॉर्म फिलअप करने से भी रोकूंगा। वो तो साइबर कैफे में फॉर्म भरते हैं, परंतु मैं लिस्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को यदि प्रेषित कर दूंगा तो उनका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होगा। अब मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भी इस दिशा में अपने उस सम्मानित अभिभावकों को यह संदेश प्रेषित करूंगा कि आप अपने बच्चों को भेजें, अपनी बच्चियों को भेजें, और पढ़ाई होगी इसकी व्यवस्था हम देंगे। कि बच्चे जो मोबाइल नंबर देते हैं उन सारे मोबाइल नंबरों का कलेक्शन अभी हो रहा है और एक सब्जेक्ट वाइज उसका ग्रुप बनेगा, और उस सब्जेक्ट के जो सम्मानित टीचर हैं उन टीचर को मैं एडमिन बनाने जा रहा हूं। और हो सकता है कि अगर 150 बच्चे को व्हाट्सएप मिल गया तो 150 बच्चों को कॉल जाएगा कि आप अमुक तारीख को आए, वरना आपका नाम काट दिया जाएगा। वो उनके साथ मीटिंग करेंगे, फिर अभिभावक के साथ करेंगे, फिर माइकिंग करवाएंगे। अगर हो सका इसके बाद भी हम चाहेंगे कि अगर सुधार हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर अलग से पहल मैंने कानूनी कार्रवाई के दायरे में अगर 75% का जो अटेंडेंस की जो बाध्यता है, जो यूजीसी का नॉर्म है, तब उसके बाद में उसी को फॉलो किए। जो सोच जो है कि कॉलेज में नहीं जाएंगे, अगर जाना भी रहेगा तो वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे, इससे अच्छा कोचिंग पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ तो इतने मकबूल शिक्षकों का जमावड़ा है, इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जिनका सानिध्य प्राप्त करके बच्चे अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को नादीर कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। इस ट्रेडिशन को आप जो अभी यहाँ नवोदित आए हैं, इस ट्रेडिशन को आप तोड़ने में कहाँ तक अपने आप को सफल? अभी भी 8 क्लास चल रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि 8वीं क्लास में 6, 5, 3 मैक्सिमम एक जगह मैंने 10 बच्चों को देखा, वर्ग कक्ष में देखा है, और पढ़ाते हैं। जो प्रोफेसर हैं सभी विषय के प्रोफेसर हैं अभी? हाँ, सभी विषय के प्रोफेसर हैं, तीनों ही फैकल्टी। हाँ हाँ हाँ। मैं अगर एक भी बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो मैं उनको वापस नहीं होने दूंगा। यहाँ से हमारे शिक्षक यहाँ पर तत्पर हैं। तत्परता में कमी अगर आएगी तो वैसे शिक्षकों के विरुद्ध मैं विश्वविद्यालय को भी लिखने में परहेज नहीं करूँगा कि हमको 6 महीना लगेगा, परंतु हो सकता है कि यह महाविद्यालय बहुत आपको यश हासिल करे। पानी मिलता है, बड़ा सा मशीन लगा हुआ है, शौचालय 3 लड़कियों के लिए और 3 लड़कों के लिए। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप न्यूट्रल जर्नलिज्म एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं। अभी हम लोग स्कूल सीरीज़ चला रहे हैं और उस स्कूल सीरीज़ के माते विभिन्न स्कूलों का दौरा अभी चल रहा है। माध्यमिक स्कूलों पे आप लोगों ने रिपोर्टिंग देखा है, बेहद सराहा है। सराहने के पीछे मकसद मैं ये अपने व्यूवर्स का देखता हूँ कि शिक्षा जिसे बुनियाद कहा जाता है, उसी पे समाज का सृजन, और अगर शिक्षा ना हो तो समाज का विनाश भी देखा जाता है। और हम लोग अभी विभिन्न जगहों का दौरा कर रहे हैं। झंझारपुर अंतर्गत जो माध्यमिक स्कूल है उन स्कूलों पे गए हैं और वहाँ की स्थिति से आप सभी को मुखातिब कराए हैं। बच्चों की जो समस्या है हेडमास्टर साहब के पास ले जाना, और हेडमास्टर साहब कहते हैं कि आने वाले समय में जो भी फंडिंग होगी उन समस्याओं को लेकर के फिर उस पर हम लोग ज़रूर उन दरकारों पे उसको सुधार करेंगे, उन ज़रूरतों को सुधार करेंगे। लेकिन अगर आप शिक्षा सीरीज़ को लेकर के चलते हैं
तो ये आपका पुनीत कर्तव्य बनता है कि आप हायर एजुकेशन को भी दिखाइए, वो हायर एजुकेशन जिसका इतिहास अदम्य हो, आपके पितामह, आपके पिताजी, इन सभी का यहाँ से शिक्षा जुड़ा हो। और आज हम लोग हायर एजुकेशन को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। जिस शख्सियत से आप सभी अभी कैमरा में देख रहे होंगे, का नाम लेने से पहले या उन पर माइक देने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों का ध्यान किन्हीं मुद्दों पर आकृष्ट करना चाहूँगा। ये कॉलेज है, जनता कॉलेज झंझारपुर के। झंझारपुर में बहुत सारे शिक्षण संस्थान हैं। उन तमाम शिक्षण संस्थानों में सबसे अधिक अगर कोई प्रसिद्ध, नादिर, जिसका शिक्षाई स्थिति बहुत ही डीप हो, बहुत गहराई में हो, और जहाँ से बड़े बड़े लोग शिक्षा प्राप्त कर आज देश के विभिन्न विधाओं में कार्यवाहन कर रहे हैं, वही कॉलेज के ये अभी प्राचार्य हैं। अभी नए नए आए हैं और इनके विपक्ष में ये होता है ना कि जब आप नए नए आते हैं तो बैकवाइटिंग होने लगता है। तो किसी तरह का बैकवाइटिंग इनके जो भी सहकर्मी हैं वो नहीं कर रहे हैं, और बेहद ही इनका जो इतिहास है वो इतिहास भी बेहद माकूल और बहुत विराट इतिहास को लेकर के चलते हैं। सवाल साक्षात्कार का जो आप कोर प्रश्न कह सकते हैं, 3 विधाओं पे मैं सवाल पूछूंगा। एक तो इस कॉलेज की विधि व्यवस्था को लेकर के, उसके बाद जो बीपीएससी का जो अभी नया नया जो परिवर्तन हुआ है सिलेबस में, और उस परिवर्तन को अमूलचूल परिवर्तन, और फिर उस अमूलचूल परिवर्तन को फिर से अमली जामा सरकार ने पहना दिया है और स्थापित कर दिया है कि यही अब बीपीएससी का सिलेबस रहेगा। इसके बाद मिथिला के लिए बहुत काम इन्होंने किया है और मिथिला राज पे भी सवाल होंगे। तो बेहद विस्तृत साक्षात्कार आप सभी के बीच मैं प्रेषित करने जा रहा हूं, और हमारे साथ अभी नारायण सर जी हैं जो ललित नारायण कॉलेज के प्राचार्य हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपका भी स्वागत। जी सर, मैंने कहा कि कोर जो मेरा सवाल है, सबसे पहले तो ये कॉलेज है, इसी कॉलेज का मैं भी स्टूडेंट हूँ, आपके संज्ञान में भी ये बात है। उसके बाद ये कॉलेज जो है सर, और सरकार के जितने भी शिक्षण संस्थान होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों में उपेक्षिता देखी जाती है, लेकिन आपको क्या लगता है कि यहाँ प्रोफेसरों का अभाव है, या जो एक विधि व्यवस्था होनी चाहिए उसमें आप कमी देख रहे हैं? जो मेरा सवाल है, या फिर कक्षाएं गंदी है, या फिर कक्षाओं का अभाव है, या फिर बेंच डेस्क की व्यवस्था नहीं है? अगर ये सारी व्यवस्था यहाँ पे हैं तो बच्चे क्यों नहीं आते हैं पढ़ने के लिए? ये मेरा मूल सवाल है। आपके प्रश्न में बहुत सारी बातें उद्धृत हुई है। सर्वप्रथम कि शिक्षक का अभाव, वर्तमान में शिक्षकों का अभाव नहीं है। हमारे यहाँ 24 गेस्ट टीचर और 4 रेगुलर टीचर, मैं अपने आप को भी उसमें जोड़ता हूँ, 28 शिक्षक हम लोग इस महाविद्यालय में वर्तमान में है। दूसरा, आपने सवाल किया कि डेस्क बेंच की कमी है या कमरे की कमी है। डेस्क बेंच की भी कमी नहीं है। हाँ, सभी वर्ग यदि एक साथ जब आयोजित होता है तो वर्ग कक्ष की कमी है, और उस दिशा में शीघ्र ही मैं पहल करने के लिए जा रहा हूँ। और बगल में जो एक बड़ा सा बिल्डिंग आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मरम्मत होने से उसमें 3-4 वर्ग कक्ष आराम से निकल जाएगा, फिर कमी नहीं होगी। और देखा जाएगा अगर आवश्यकता हुई तो नए भवन का भी निर्माण हो सकता है। जितने भी भवन हैं सर, लेकिन बच्चे तो नहीं आते हैं। उनके दिमाग में ये एक ट्रेडिशन सोच है, परंपरागत जो सोच आप कह सकते मैं आ रहा हूँ उस पर। जी, वो जो सोच जो है कि कॉलेज में नहीं जाएंगे, अगर जाना भी रहेगा तो वहाँ क्या करने के लिए जाएंगे, इससे अच्छा कोचिंग पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ तो इतने मकबूल शिक्षकों का जमावड़ा है,
इतने अच्छे अच्छे शिक्षक हैं जिनका सानिध्य प्राप्त करके बच्चे अपने भविष्य को, अपने मुस्तकबिल को नादीर कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चे नहीं आते हैं पढ़ने के लिए। इस ट्रेडिशन को आप जो अभी यहाँ नवोदित आए हैं, इस ट्रेडिशन को आप तोड़ने में कहाँ तक अपने आप को सफल मानेंगे? वर्ग कक्ष का मुआयना करके आया हूँ यहाँ पे चैम्बर में। अच्छा। अभी भी 8 क्लास चल रहा था। दुर्भाग्य की बात है कि 8 क्लास में 6, 5, 3, मैक्सिमम एक जगह मैंने 10 बच्चों को देखा वर्ग कक्ष में। कॉमर्स का वह कक्ष था, वर्ग कक्ष। तो शिक्षक 50 को पढ़ाएंगे, 100 को पढ़ाएंगे और 5 को पढ़ाएंगे, उनके लिए तो बराबर होता है। परंतु अगर उनके कक्ष में 50 से ऊपर बच्चे बैठे रहेंगे, 100 की संख्या में रहेगी, 150 की संख्या में रहेगी, तो शिक्षक को पढ़ाने में भी आनंद की अनुभूति होगी, परितोष होगा। हाँ, और संतोष भी होगा। महाविद्यालय जाना ही नहीं चाहते हैं बच्चे जी। और उनके गार्जियन भी चाहते हैं कि हम दिल्ली में, पटना में, कोटा में अपने बच्चों को वहीं रखें, यहाँ से खाली हम डिग्रियां हासिल करें। मैंने इससे पूर्व अभी पूरी मैंने जो भीड़ लगी हुई थी अभी 20 दिन से, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, जब मैंने बच्चों से पूछा कि बोनाफाइड का अर्थ क्या होता है, तो नहीं कह पाया। इतना ही नहीं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट के लिए पिता आते हैं, उनकी माँ आती है, उनके भाई आते हैं, और नहीं देने पर ने आप बच्चों को यहाँ उपस्थित कीजिए, कम से कम 50% भी अटेंडेंस बनवाइए, पढ़िए, तो लाठी लेकर के झगड़ा करने के लिए अभिभावक खड़े हो जाते हैं। 5 से 7% बच्चे ही महाविद्यालय में पढ़ने के उद्देश्य से नाम लिखाते हैं और पढ़ने के लिए आते हैं। मैं तो आह्वान करता हूं अभिभावकों को कि आप अपने बच्चों को कॉलेज भेजिए। अगर पढ़ाई नहीं होगी आपके भेजने के बाद तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। परंतु और मैं इसके साथ में पहल भी करने के लिए जा रहा हूं। अभी चूंकि फर्स्ट पार्ट की परीक्षा, उसके बाद सेकंड पार्ट की परीक्षा, परंतु इस परीक्षा से जब हम मुक्त होंगे तो पूरे झंझारपुर इलाके में इस अनुमंडल के जितने सारे गांव हैं, उन गांव के अभिभावकों की मैं एक बृहत बैठक करने के लिए जा रहा हूं। यह हमारे प्लानिंग में है और मैं अपने उस सम्मानित अभिभावकों को यह संदेश प्रेषित करूंगा कि आप अपने बच्चों को भेजें, अपनी बच्चियों को भेजें और पढ़ाई होगी, इसकी व्यवस्था हम देंगे। और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो कॉलेज में इसलिए नाम लिखाए हैं कि उनको छात्रवृत्तियां मिले, उनको लाभ मिले, आर्थिक लाभ पर दृष्टि ज्यादा है और शिक्षण पर, अध्ययन पर उनकी दृष्टि कम है। अध्ययन हम करें, ज्ञानार्जन करें, और यदि इस भाव से बच्चे यहाँ आएंगे तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैं अगर एक भी बच्चा पढ़ने के लिए आएगा तो मैं उनको वापस नहीं होने दूंगा। यहाँ से मैं, हमारे शिक्षक यहाँ पर तत्पर हैं, तत्परता में कमी अगर आएगी तो वैसे शिक्षकों के विरुद्ध मैं विश्वविद्यालय को भी लिखने में परहेज नहीं करूंगा। यही चीज़ सुनने के लिए मैंने प्रश्न आपसे किया है कि आपने इस कड़ी को आपने खुद देखा है कि बच्चे, आपने खुद तमाम बातों को सामने रखा है। आपने कहा है कि बच्चे जो आते हैं उन्हें आर्थिक सुविधा के लिए, लाभ के लिए वो नाम लिखाते हैं। सर, साइंस, उसके बाद आर्ट्स और कॉमर्स, आपको मंतव्य है कुछ कि कितने बच्चे अभी इस सेशन में पास आउट हुए हैं और एक जो ड्यूरेशन जो होता है इन लोगों का पढ़ाई का, वो कितने बच्चे यहाँ नामांकित हैं? जैसे फर्स्ट पार्ट का एडमिशन क्लोज हुआ, फिर उसके बाद
उसमें ऑन स्पॉट भी दिया गया। तो एक पार्ट में 1600 कुछ बच्चे, अच्छा, एग्जैक्ट में फिगर नहीं बता चूंकि सकते। नहीं बता हाँ, पाएंगे, हाँ, पूछ के बता हाँ, दूंगा, हाँ। लेकिन 1600 कुछ बच्चों का नामांकन हुआ एक पार्ट में। तो ये तीनों सब्जेक्ट है, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, या फिर एक? नहीं, तीनों मिलाकर तीनों के, मिला के। तीनों मिलाकर के अच्छा, लगभग यहाँ पे 6 से 7 हजार के बीच में बच्चों का नामांकन होता है। जिसमें से मात्र 6, 5, 7, ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15 तक हाँ, सिमट कर रह जाते एक दिन मैंने जब मैं घूमते रहता हूँ जो हमारा कौन कौन सा वर्ग रूटीन के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, एक दिन मैंने एक वर्ग कक्ष में, संभवतः वह कॉमर्स का था, आज से मैंने पहले, आज का नहीं है, आज तो मैक्सिमम 10 देखे हैं, 18 बच्चे पढ़ रहे थे। तो मैक्सिमम 18, लेकिन 10, 12, 6, 7, 2, 3, 2 बच्चे भी रहते हैं, उनको भी मैं पढ़ाते हुए शिक्षकों को मैंने देखा है और पढ़ाते भी जो हैं। प्रोफेसर हैं, सभी विषय के प्रोफेसर हैं अभी यहाँ? हाँ, सभी विषय के प्रोफेसर हैं। तीनों ही फैकल्टी के? हाँ हाँ हाँ, सभी विषय के। कभी कभी ये लगता है कि जो यहाँ के पूर्व में जो प्राचार्य रहे हैं उनकी भी कुछ उपेक्षिता, जिसके कारण आपका इस तरह का हृदय थोड़ा बहुत आघात पहुंचता होगा बच्चे के कम रिप्रेजेंटेशन पे? नहीं, मैं इसको नहीं मानता हूँ। नहीं मानते? बच्चों में, कॉलेज में पढ़ाई के प्रति उदासीनता है। तो ये जो मुखरता है आप में, आपको क्या लगता है इससे पहले जो हाँ, रहे उनमें मुखरता में कमी थी? नहीं, मुखरता में भी कमी हम नहीं समझते हैं। शुरू में जब यहाँ का मैं माहौल देखा, कहीं साइकिल लग जाती थी, कहीं मोटरसाइकिल, स्थिति ये थी जो यहाँ पे माने आप अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो कहीं पर जूझना भी पड़ा, समझाना भी पड़ा। अच्छा, जूझने और समझाने में हमको कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मैं यह समझता था कि एक पुनीत कार्य के लिए मैं किन्हीं से जूझ रहा हूँ या किन्हीं के अनुकूलता में मैं नहीं रह रहा हूँ। बच्चे चाहेंगे, और बच्चे तो समझदार थे। कुछ बच्चे के जो बोरो आते हैं, बोरो प्लेयर जो आते हैं, उन्हीं से परेशानी होती है। बच्चे को तो मैं समझाता भी हूँ, थोड़ा भय भी दिखाता हूँ, जो आप अनुशासन में रहें, क्योंकि अगर अनुशासन में आप नहीं रहेंगे तो आपको जो आचरण प्रमाण पत्र हम देते हैं वो नहीं दे पाएंगे। तो वो उस भय में, इसलिए कि कभी कभी शालीन और सौम्य और पढ़ाई के प्रति प्रतिबद्धता बच्चों में आए, इसके लिए थोड़ा भय की भी आवश्यकता होती है। उस भय का भी हम प्रयोग करते हैं। उग्र भी होना हाँ पड़ता है। हाँ हाँ। अब आते हैं सर, आपने कहा कि एकेडमिक चीज़ों पे भी पकड़ बनानी ज़रूरी होती है। आपने कहा कि पहले हम सब भी देखा करते थे कि जत्र तत्र साइकिलों का लग जाना, इस तरीके की विधि व्यवस्था सुसज्जित तरीके से उसमें कमी देखी गई थी। आपके आने पर इसीलिए मैंने कहा कि आपके जो सहकर्मी हैं वो भी आपसे बहुत ही खुश हैं, क्योंकि ऑफ द कैमरा मैंने जहाँ तक आपके सहकर्मियों से बातचीत किया है तो वो आपके कामों को लेकर के बहुत ही मुखर हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। बैक बाइटिंग नहीं होता है। प्रोफेसर पे हमने सवाल पूछा, एकेडमिक क्या लगता है कि जो कागज़ होते हैं जिन बच्चों को बोनाफाइड लेना होता है, इस तरह की जो पहले यहाँ पे किसी भी प्रकार की अगर समस्या थी तो उन समस्या को भी आप सुचारूबद्ध तरीके से ठीक कर रहे हैं, या फिर एकेडमिक व्यवस्था यहाँ की माकूल ही थी? पढ़ाई के संदर्भ में मैं कोई समझौता करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। हमको जहाँ तक जूझना पड़ेगा, हम विश्वविद्यालय प्रशासन से भी विनती करेंगे, आरजू करेंगे कि यहाँ अगर बच्चों की उपस्थिति मेरे अनुकूल नहीं हुई या पढ़ाई के अनुकूल नहीं हो पाई, तो वैसे बच्चों को आगे से मैं फॉर्म फिलअप करने से भी रोकूंगा। वो तो साइबर कैफे में फॉर्म भरते हैं, परंतु मैं लिस्ट विश्वविद्यालय प्रशासन को यदि प्रेषित कर दूंगा तो उनका एडमिट कार्ड अपलोड नहीं होगा। अब मुझे विश्वास है कि विश्वविद्यालय भी इस दिशा में पहल कर रही है, और उनकी भी मंशा है विश्वविद्यालय प्रशासन की कि पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी हो।
शिक्षक, अभिभावक, छात्र और सरकार की नीतियों में खोट है, उसी की परिणति और परिणाम इस रूप में हम लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर जब हम आए तो आपने जो चर्चा की, कहीं साइकिल कहीं मोटरसाइकिल, ये सारी बातें थी। मैंने मशक्कत की और सभी कर्मी हमको सहयोग किए यश प्राप्त करने के लिए कि मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति, कुलसचिव ने जिस विश्वास के साथ मुझे यहाँ पर योगदान करने के लिए अधिसूचना जारी किए हैं, मैं चाहता हूं कि उस विश्वास का प्रतिफलन अच्छा हो। तो पानी मिलता है, बड़ा सा मशीन लगा हुआ है, शौचालय 3 लड़कियों के लिए और 3 लड़कों के लिए है। हाँ, हमसे पूर्व ही वह उपादान हमको एक खूबसूरत सा उपादान मिल चुका है। और जो कुछ कमियां हैं, उस कमियों को मैं दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। ये आपके बातों से ही लगता है कि उन कमियों पे आप उतरेंगे, और हम लोग भी इसीलिए आशान्वित हैं कि हमारे जो आने वाले जनरेशन हैं और अभी भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए आपने कहा कि हम परीक्षा के बाद आह्वान करेंगे इन तमाम प्रखंडों में, इन तमाम ग्रामों में जा करके कि अभिभावक आएँ और एक पेरेंट्स मीटिंग करेंगे। तो उस पे आपको लगता है कि पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे और इस चीज़ में आप सफल होंगे? अगर आप इस चीज़ में सफल होते हैं तो यहाँ की जो शैक्षणिक व्यवस्था है वो भी पूर्ण रूप सफल हो जाएगी। अभी एक विषय पर मेरा काम चल रहा है कि बच्चे जो मोबाइल नंबर देते हैं, अच्छा, उन सारे मोबाइल नंबरों का कलेक्शन अभी हो रहा है और एक सब्जेक्ट वाइज उसका ग्रुप बनेगा और उस सब्जेक्ट के जो सम्मानित टीचर हैं, उन टीचर को मैं एडमिन बनाने जा रहा हूं। और हो सकता है कि अगर 150 बच्चे को व्हाट्सएप मिल गया तो 150 बच्चों को कॉल जाएगा कि आप अमुक तारीख को आए, वरना आपका नाम काट दिया जाएगा। वो उनके साथ मीटिंग करेंगे, अच्छा, फिर अभिभावक के साथ करेंगे, फिर माइकिंग करवाएंगे। अगर हो सका इसके बाद भी हम चाहेंगे कि अगर सुधार हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर अलग से पहल, मैंने कानूनी कार्रवाई के दायरे में अगर 75% का जो अटेंडेंस की जो बाध्यता है, जो यूजीसी का नॉर्म है, तब उसके बाद मैं उसी को फॉलो करूंगा। ये सर का आश्वासन है और बेशक जो बच्चे इस साक्षात्कार को देखेंगे उनसे मैं भी आह्वान करता हूं कि कोचिंग पढ़िए। ये आपकी अपनी एक समझ है और आप कोचिंग नहीं पढ़ेंगे तो नियमावली तरीके से आपकी सिलेबस जो है वो पूरा नहीं होगा। इसीलिए कोचिंग पढ़िए और सर ने जो क्या कहा है उन पे भी आप विश्वास मत को, सर जिस तरीके से अपना विश्वास मत रखे हैं उन पे भी विश्वास कीजिए। यहाँ सर छात्र नेताओं का भी आना जाना हमेशा लगा रहता है, हालांकि एबीवीपी का तो ये केंद्र ही माना जाता है। और आपको क्या लगता है कि ये दुविधा क्रिएट करते हैं या सहूलियत देते हैं कॉलेज प्रशासन को? छात्र संघ के नेता, एबीवीपी संगठन, एमएसयू, इन तमाम जो संगठनों का जो काम होता है वो क्या बाधा क्रिएट करते हैं या फिर तमाम चीज़ों में आप लोगों को सहूलियत भी देते हैं? छात्र संगठन से अगर सकारात्मक कोई मांग बच्चों के हित में होता है तो मैं तहे दिल से स्वीकार भी करता हूं और उस पर अमल भी करता हूं। अगर कोई संगठन उचित और तर्कसंगत, न्याय संगत मांग लेकर के हमारे पास आए हैं, आएंगे, तो मैं तहे दिल से स्वागत करते हुए उस मांग के समाधान में मैं लगूंगा भी, करूंगा भी। परंतु हम पर अगर दबाव बनाएगा तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये दबाव अभी तक बना है या नहीं बना? अभी तक लगभग नहीं बना है, नहीं बना। हाँ, हल्का फल्का बना था। अच्छा। लेकिन हम उसको डोंट केयर, हम उसको केयर करने वाले नहीं हैं। ये मैसेज भी उन तक है कि उनकी अच्छी मांगों को हम मानेंगे, लेकिन दबाव में हमको आना लाने की का जो सत प्रयास होगा तो वह प्रयास उनका विफल होगा।